बैक टू सिस्टम क्लासेस। मैं संगम। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 भारतीय संविधान में अधिकार। अब आज हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से अधिकार हैं जो भारत के नागरिक को प्राप्त हैं। सबसे पहले जानेंगे कि अधिकार क्या होता है। अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। अधिकार वह हक है जो एक आम व्यक्ति को जीवन जीने के लिए चाहिए, जिसकी वह मांग करता है। कानूनी द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकारों की सुरक्षा करती है। कहने का मतलब ये है कि अधिकार वह परिस्थिति होती है जिसमें मनुष्य अपना विकास कर सकता है। इस अधिकारों के बिना मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता है। ये जो कानून के द्वारा ही जो अधिकार नागरिक को मिलते हैं और वो कानून ही उसकी सुरक्षा भी करता है। अब अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। ऐसी सूची के अधिकारों को घोषणा पत्र कहा जाता है। मतलब कि जो लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, जो भी नागरिक के अधिकार होते हैं वो संविधान में एक एक करके लिख दिए जाते हैं सूची के तरह। उसे ही घोषणा पत्र कहा जाता है, जिसकी मांग 1928 में नेहरू जी ने उठाई थी कि एक सूचीबद्ध संविधान बनाना चाहिए। हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के मूल विकास, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है। समाज में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, आर्थिक सामाजिक विकास लाने में सहयोग प्रदान करता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो होता है ना, वो व्यक्ति की मूल विकास, सर्वांगीण विकास में जो सहायता करता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है और कब ये स्थापित हुआ था। 2000 में राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन हुआ था। इसमें सदस्य एक भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मतलब कि जो भी जज होता है वो भूतपूर्व जो जज होता है सर्वोच्च न्यायालय का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का, वो इसका सदस्य माने जाते हैं। एक भूतपूर्व उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा मानव अधिकारों के संबंध में जो ज्ञान रखते हैं, जो जानते हैं मानव के अधिकारों के बारे में, वो इनके सदस्य माने जाते हैं। कार्य इनके जो ये संघ है, ये संगठन जो है, इनका कार्य क्या होता है। ये शिकायतें सुनती हैं, जो भी जनता की, नागरिक की शिकायतें सुनती हैं, जांच करती है और जो पीड़ित होते हैं उनको राहत पहुंचाती है ये आयोग जो है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार क्या हैं, कौन कौन से हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी स्वतंत्रता नायकों द्वारा नागरिक अधिकारों की मांग समय समय पर उठाई जाती रही है। मतलब जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था तो क्रांतिकारी जो थे, जो लड़ाई कर रहे थे स्वतंत्रता पाने के लिए, उन्होंने अधिकारों की मांग समय समय पर उठाई थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति अधिकारों के लिए एक घोषणा पत्र की मांग भी उठाई थी। जो मोतीलाल नेहरू समिति थी 1928 में बनाई गई थी, जिन्होंने एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया। मतलब जो उन्होंने एक जो घोषणा पत्र दिया था, उसमें से जो काफ़ी सारे जो अधिकार थे स्वतंत्रता के बाद, उस संविधान में एक एक करके लिख दिए गए थे और वो लागू भी कर दिए गए थे स्वतंत्रता के बाद। सामान्य अधिकार अब जानते हैं कि सामान्य अधिकार क्या होते हैं। वह अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों से संसद कानून बनाकर परिवर्तन कर सकती है। मतलब साधारण कानून या साधारण अधिकार या सामान्य अधिकार वो होते हैं जो संसद बनाती है और उनमें समय अनुसार या परिस्थिति अनुसार परिवर्तन कर सकती हैं। अब जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होता है। वह अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं तथा जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनकी गारंटी और सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। मतलब जो भी अधिकार संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं, लागू किए गए हैं, विशेष प्रावधान लिखे गए हैं, इनकी गारंटी और सुरक्षा जो कौन करता है, वो संविधान खुद करता है, स्वयं करता है। इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन भी करना पड़ता है। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता।
नोट, मौलिक अधिकारों की प्रेरणा भारत ने कहाँ से ली थी? अमेरिका के संविधान से ली थी। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 5 तक मौलिक अधिकारों का विवरण का उल्लेख करा गया है। किसमें? संविधान में। और कौन से भाग में? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 5 तक। मौलिक अधिकार के प्रकार कौन कौन से होते हैं? नोट, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, परंतु मतलब पहले तो हमारे जो थे मौलिक अधिकार थे जो हमारे संविधान में थे वो 7 ही थे। अब जो हो गए हैं वो 6 हो गए हैं। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है और इसको अनुच्छेद 300 के पार्ट 1 में जोड़ दिया गया है, वहाँ स्थापित कर दिया गया है। ये एक सामान्य कानून के तौर पर वो 300 के पार्ट अनुच्छेद में शामिल कर दिया गया है। इसलिए अब हमारे जो 7 से मौलिक अधिकार घटकर 6 हो गए हैं। भारतीय संविधान में अब जानते हैं कि वो कौन कौन से 6 अधिकार हैं हमारे जो किसी भी नागरिक को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहला अधिकार है हमारा समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक लिखा गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 अनुच्छेद तक लिखा गया है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 से 24 अनुच्छेद तक लिखा गया है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से 28 अनुच्छेद तक लिखा गया है। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि 29 से 30 अनुच्छेद तक लिखा गया है। जो हमारा लास्ट जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 32 में लिखा गया है। अब सबसे पहले हम इन सभी जो अधिकारों को एक डिटेल में पढ़ेंगे, विस्तारित रूप में पढ़ेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहला अधिकार समानता या समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? गारंटी कानूनी समता और समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने के बिना भेदभाव के। मतलब जो भी कानूनी होती है वो कानूनी गारंटी होती है कि जो भी इक्वल या समान कानून सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए किसी भी नागरिक को। जो हमारे भारत देश के नागरिक होते हैं वो कानून के नज़रिए से समान होने चाहिए, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। ऐसा लिखा गया है अनुच्छेद 14 में। अब अनुच्छेद 15 क्या कहता है? सरकार धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव मुक्त समाज की स्थापना करनी चाहिए। मतलब कि जो सरकार है वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करनी चाहिए। एक भेदभाव मुक्त समाज की स्थापना करनी चाहिए। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? सार्वजनिक नियुक्तियों में अवसर समानता। मतलब जो भी सार्वजनिक नियुक्तियाँ होती हैं, जो भी पद मिलते हैं सरकारी, वो उनमें अवसर की समानता होनी चाहिए, जो भी शैक्षिक वर्ग होते हैं उनके लिए। अनुच्छेद 17। अब अनुच्छेद 17 क्या कहता है? समाज में छुआछूत की समाप्ति होनी चाहिए। जो भी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में जो छुआछूत की भावना होती है उसकी समाप्ति होनी चाहिए। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? सैनिक एवं शैक्षिक उपाधियों के अलावा उपाधियों पर रोक होना चाहिए। मतलब जो भी सैनिक या शैक्षिक उपाधियों के अलावा जो भी उपाधियाँ होती है उन पर रोक लगाना चाहिए। अब जो हमारा दूसरा अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। अब स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19 क्या कहता है? स्वतंत्रता भाषण एवं अभिव्यक्ति संघ बनाने, सभा करने, भारत भर में भ्रमण करने, भारत के किसी भी भाग में बसने और स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी व्यवसाय करने। मतलब जो अनुच्छेद 19 में ये कहा गया है कि हमें भाषण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की, संघ बनाने की, सभा करने की, भारत भर में कहीं पे भी हम आ जा सकते हैं या कहीं भी बस सकते हैं या कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस खोल सकते हैं।
अब जानते हैं कि अनुच्छेद 20 क्या कहता है। अपराध से अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। अपराध जो करते हैं या अपराध में अभियुक्त जो दंडित व्यक्ति होते हैं उनको भी संरक्षण प्रदान करना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि उन्होंने अपराध किया है तो उनके साथ दुर्व्यवहार करना चाहिए, उनको भी संरक्षण या सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। अब अनुच्छेद 21 क्या कहता है। कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब जो भी कानूनी रूप से जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो जीने की स्वतंत्रता होती है उससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 का क भाग क्या कहता है। RTE 2002 46वां संविधान संशोधन शिक्षा मौलिक अधिकार वर्ष 6 से 14 आयु मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा। मतलब RTE एक्ट जो आया था जो 2002 में आया था 46वां संविधान संशोधन के बाद, जिसमें जो भी वर्ष 6 से 14 की जो आयु के बच्चे होते हैं उनको मुफ्त शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, उनको जो मौलिक शिक्षा का अधिकार होता है वो दिया जाना चाहिए, ये अनिवार्य है। अब अनुच्छेद 22 क्या कहता है। किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत में भी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। जो भी अपराध करते हैं, जो व्यक्ति अपराध करते हैं उनकी जो गिरफ्तारी की जाती है उनको भी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, ऐसा लिखा गया है अनुच्छेद 22 में। नोट 93 संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 2011A में जोड़ा गया है। मतलब कि हमने अभी जो 93 संशोधन 2002 के द्वारा जो वो शिक्षा का अधिकार था, अभी जो हमने देखा पहले जो 2002 में 46वां संशोधन था जिसमें RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन दिया जाना था। जो भी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं वो बदल के किसमें कर दिया गया है 2011 के पार्ट A में, अनुच्छेद A में कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, स्थापित कर दिया गया है। कौन से संशोधन के द्वारा। 93 संशोधन 2002 के द्वारा। अब तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है। अनुच्छेद 23 मानव व्यापार तस्करी और बल प्रयोग द्वारा बेगारी बंधुआ मजदूर पर प्रतिबंध। जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत के कई भागों में दास्ता और बेगार प्रथा प्रचलित थी। जमींदार किसानों से काम करवाते थे परंतु मजदूरी नहीं देते थे। विशेषकर स्त्रियों को पशुओं की तरह खरीदा या बेचा जाता था। मतलब कि जो बंधुआ मजदूर होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के जो कई भाग हैं उनमें बेगार के प्रथा प्रचलित थी। जो ज़मींदार थे वो जो छोटे छोटे किसानों से काम करवाते थे और मजदूरी भी ढंग की नहीं देते थे। विशेषकर जो स्त्री होती थी उनको पशुओं की तरह खरीदा या बेचा जाता था। इसको प्रतिबंध लगाया गया है हमारे अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 क्या कहता है। खदानों, कारखानों और खतरनाक कामों में बच्चों की मनाही। जो भी खदान होते हैं, कारखाने होते हैं, उनमें बच्चों को काम करने नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाना चाहिए और नहीं दिया जाता है। अगर कोई ऐसा करता है तो ये कानूनी अपराध है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चे को किसी भी जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जाएगा, जैसे खदानों में या कारखानों इत्यादि में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो बच्चे होते हैं, जो 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे होते हैं, उनको जोखिम भरे काम नहीं करवाना चाहिए, ये कानूनन अपराध माना जाता है। चौथा जो मौलिक अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 अपने अपने धर्म को मानने, पालन करने एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार। मतलब अनुच्छेद 25 में ये होता है कि जो भी धर्म होता है, जिस भी व्यक्ति का जो धर्म होता है वो उसको मान सकता है, उसका पालन कर सकता है, उसका प्रचार या प्रसार कर सकता है, इसकी उन्हें अधिकार है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है। संगठित इकाइयों के रूप में धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने वाले संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार। जो भी संगठित इकाइयाँ होती हैं, जो भी धार्मिक या
परोपकारी कार्य करते हैं वो अपनी संस्थाएं जो होती हैं वो स्थापित कर सकते हैं, इस चीज़ का उन्हें अधिकार होता है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देखरेख, मतलब जो भी धर्म प्रचार करते हैं, जो भी धार्मिक संप्रदाय होते हैं वो अपनी देखरेख कर सकते हैं, उनका ये अधिकार होता है। के लिए देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, वो मतलब किसी भी कर नहीं दे सकते कि अपने जो भी धर्म है उसका प्रचार करने के लिए किसी को भी वो कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28, किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, मतलब जो भी सरकारी शिक्षण संस्था होती है उसमें सरकारी शिक्षण नहीं दी जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 28 में लिखा गया है। अब 5वां है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 में क्या है? भारत के किसी भी राज्य के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। जो भारत है जैसे कि भारत में किसी भी राज्य के नागरिक हैं उनकी कोई भी भाषा या लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, वो अपनी इस चीज़ को मान्यता दे सकते हैं। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? इसके अंतर्गत भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार प्रदान करता है। जो भारतीय संविधान है जिसमें भारत में रह रहे अल्पसंख्यक लोग जो कम मात्रा में उपलब्ध हैं उनको शिक्षा संस्थान की स्थापना करने का अधिकार होना चाहिए तथा प्रशासन को चलाने का अधिकार होना चाहिए। अब 6ठा मौलिक अधिकार क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संविधान के जनक डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। जो मतलब जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, वो ये कहते हैं कि जो ये वाला मौलिक अधिकार है, ये इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। इसके अंतर्गत न्यायालय कई विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें रिट कहा जाता है, जो निम्न प्रकार के हैं। मतलब जो रिट होते हैं वो इसी मौलिक अधिकार के द्वारा दिए गए हैं। जो रिट होते हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब जिसे इंग्लिश में हवीज कॉर्पस कहते हैं। दूसरा है परामर्श, जिसको मंडामस कहते हैं। तीसरा प्रतिषेध, जिसको प्रोहिबिशन कहा जाता है। अब चौथा है अधिकार परीक्षा, मतलब वो वाटो कहा जाता है जिसको इंग्लिश में। और 5वां है उत्प्रेक्षण, जिसको सर्सियोरी कहा जाता है। अब हम इन सारी चीज़ों को जो रिट हैं इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस क्या कहता है? न्यायालय द्वारा किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय जज के सामने उपस्थित करने का आदेश दिया जाना बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। मतलब जो भी अपराधी होते हैं, जो भी गिरफ्तार व्यक्ति होते हैं, उनको जज के सामने उपस्थित होना और जो भी आदेश दिया जाता है उनका पालन करना, यही हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में आता है। अब परामर्श क्या होता है यानी कि मंडामस क्या होता है? इसके अंतर्गत यदि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी मंडामस अपने पद का निर्वाह नहीं करता तो न्यायालय उसके कर्तव्य पालन की आज्ञा दे सकता है। मतलब कि जो भी पदाधिकारी होता है, जो सरकारी पद पे होता है, अगर वो अपने पद का निर्वाह नहीं करता, सुचारू रूप से कार्य नहीं करता, तो न्यायालय उनको कहता है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करें। अब तीसरा है जो प्रतिषेध, जिसे प्रोहिबिशन कहा जाता है इंग्लिश में। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न या अधीनस्थ न्यायालयों की किसी भी मामले में सुनवाई स्थगित करने के लिए कहा जाता है। जो भी कहने का मतलब ये है कि जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो होता है वो निम्न या अधीनस्थ न्यायालय को किसी भी मामले में सुनवाई की स्थगित के लिए कहा जाता है। मतलब कि जैसे कि जो भी मामला होता है, जो आपराधिक मामला होता है, वो जो सर्वोच्च न्यायालय और जो उससे जो नीचा उच्च न्यायालय होता है वो जो निम्न न्यायालय को इसकी सुनवाई करने के लिए बोल सकता है। अब चौथा है अधिकार परीक्षा यानी कि
वोरांटो। अधिकार परीक्षा का अर्थ है कि आपका अधिकार क्या है। वह रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बिना किसी अधिकार के कार्य करता है। जो न्यायालय इस रिट के द्वारा उसके अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करती है, उस व्यक्ति के उत्तर से संतुष्ट न होने पर न्यायालय उसके कार्य पर रोक लगाती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि उस जो भी सरकारी पद पे या सार्वजनिक पद पर जो भी अधिकारी होते हैं, वो उनके पास इस चीज़ का अधिकार नहीं होता, फिर भी वो चीज़ वो करते हैं, तो इसकी जो सुनवाई होता है वो न्यायालय करता है। अगर जो भी व्यक्ति ऐसा करता है अपने अधिकार के विरोधिक मामले में, तो इसकी सुनवाई कहाँ होती है? न्यायालय में। और अगर जो न्यायालय है उस व्यक्ति के उत्तर से संतुष्ट नहीं होता है, तो उसके कार्य पे वो रोक लगा सकती है। अब 5वां है उत्प्रेक्षण, जिसे सर्शियोरी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय, ट्रिब्यूनल या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेक्षण रिट को जारी किया जाता है। मतलब कि जो लोअर कोर्ट होता है या अधीनस्थ कोर्ट होता है या निम्न कोर्ट होता है, वो जो भी सुनवाई करता है, उसको सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो उसके आदेश को रद्द कर सकता है इस रिट के द्वारा। अब दक्षिण अफ्रीका का संविधान क्या कहता है? दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ था, जब रंगभेद वाली सरकार को हटाने के लिए देश गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों की घोषणा पत्र प्रजातंत्र की आधारशिला है। मतलब कि जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है वो कब लागू हुआ था? 1996 में लागू हुआ था, जब रंग भेद की नीति वाली जो सरकार थी उसको हटा दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सूचीबद्ध प्रमुख अधिकार। अब हम जानेंगे कि जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है उनमें कौन कौन से प्रमुख अधिकार हैं जो उनके संविधान में सूचीबद्ध तरीके से लिखे हुए हैं। पहला है गरिमा का अधिकार। जो भी डिग्निटी होती है किसी भी नागरिक की, दक्षिण अफ्रीका के नागरिक की, या गरिमा का अधिकार उन्हें होना चाहिए। उसको बचा के, जो उनकी गरिमा होती है उसको बचा के रखने का अधिकार उन्हें होना चाहिए। निजता का अधिकार, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार। जो भी श्रम या कोई कार्य करते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार का अधिकार उन्हें होना चाहिए। स्वास्थ्य, पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार होना चाहिए। समुचित आवास का अधिकार, मतलब वो सभी एक साथ रह सके, इस चीज़ का अधिकार उन्हें होना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार उन्हें होना चाहिए। बाल अधिकार, जो भी एक बच्चे का अधिकार होता है वो होना चाहिए। बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार किसी भी देश के नागरिक या दक्षिण अफ्रीका के नागरिक को होना चाहिए। सूचना प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए किसी भी नागरिक को। सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों को अधिकार होना चाहिए। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता लाने और सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियम की ज़रूरत थी। मतलब कि जो सिर्फ मौलिक अधिकार ही किसी नागरिक के लिए ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा भी कुछ जो बहुत नियमें होती हैं उनकी ज़रूरत होती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ऐसे नीतिगत निर्देश सरकारों को दिए गए हैं जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है। मतलब कि जो भी होता है नीति निर्देशक तत्व होता है, ये सरकार का नीति निर्देश देता है कि उन्हें कैसे काम करना चाहिए। लेकिन और जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं इनकी जो न्यायालय में इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती, इसकी अपील नहीं दी जा सकती किसी भी नागरिक के द्वारा, लेकिन सरकार को आग्रह कर सकती है कि इस कानून को लागू करने के लिए सरकार का दायित्व है कि जिस सीमा तक इन्हें लागू कर सकती है करें। प्रमुख नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें हैं। वह लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने
चाहिए। जो भी लक्ष्य या उद्देश्य होते हैं समाज को लेकर वो स्वीकार करने चाहिए किसी भी सरकार को। वह अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए वो भी नागरिकों को देने चाहिए। वह नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। नागरिकों को मौलिक कर्तव्य क्या है? 1976 में 42वां संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सूची अनुच्छेद 51 का समावेश किया गया है। इसके अंतर्गत नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य निम्न हैं। मौलिक अधिकार के साथ साथ नागरिकों को मौलिक कर्तव्य भी होते हैं कि उन्हें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पहला पॉइंट है संविधान का पालन करना चाहिए। जो हमारे देश का या किसी भी देश का संविधान है उनका पालन करना चाहिए। ये मौलिक कर्तव्य होता है किसी भी देश के नागरिक का। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की सुरक्षा को बनाए रखना चाहिए। राष्ट्रीय रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए। किसी भी देश के नागरिक को जो भी राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। नागरिकों में भाईचारे का निर्माण। जो भी किसी भी देश में जो भी नागरिक रह रहे होते हैं उनके बीच भाईचारा होना चाहिए। हमारी सामाजिक संस्कृति के गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसको बनाए रखे। जो भी नागरिक होते हैं वो किसी भी देश की संस्कृति को बनाए रखे और परंपरा को बनाए रखें, ये उनका कर्तव्य होता है। प्राकृतिक पर्यावरण का वो संरक्षण करे, उसको नुकसान ना पहुंचाए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास हो। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा रखे, स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाए और हिंसा से दूर रहे। मतलब कि ये भी एक नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाए और किसी भी प्रकार का हिंसा ना करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। जो भी व्यक्ति होते हैं वो अपनी सामूहिक गतिविधियों को बढ़ाएं। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध क्या है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वही नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्य को करने की प्रेरणा देते हैं। मतलब कि ये जो होते हैं ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जो नागरिक होते हैं उनको मौलिक अधिकार मिलते हैं जो कि सरकार के कुछ कार्यों को प्रतिबंध यानी कि उन्हें करने से मना कर देते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व ये होता है कि वो जो कुछ कार्य कर सकते हैं उनको कुछ कार्य करने की वो प्रेरणा देता है। मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करता है, वहीं पर नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करता है। नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकारों में क्या अंतर होता है? अभी तक तो हमने समानता पढ़ी थी कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या समानता है। अब हम इन दोनों के बीच के अंतर को पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार को कानून सहयोग प्राप्त है, परंतु नीति निर्देशक तत्व को कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं है। अर्थात मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर आप न्यायालय में जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन हो तो न्यायालय में आप नहीं जा सकते। मौलिक अधिकारों का संबंध व्यक्तियों के निर्देशक सिद्धांतों से संबद्ध समाज से है। मौलिक अधिकार प्राप्त किए जा चुके हैं जबकि निर्देशक सिद्धांतों को अभी लागू नहीं किया गया है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। जो भी मौलिक अधिकार दिए जाते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना होता है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देता है, जबकि नीति निर्देशक जो तत्व होता है वो समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देता है। अब जानते कि बंधुआ मजदूर क्या होता है। जमींदारों, सुखखोरों या जो सूदखोरों होते हैं, जो भी
ज़मींदार होते हैं अन्य लोगों को जो काम पे रखते हैं या गरीबी लोग को काम पे रखते हैं, मजदूर बना के रखते हैं, उनको कम वो अब हम जानते हैं कि बंधुआ मजदूर क्या होते हैं। जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोगों द्वारा गरीब से पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करवाना अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है। मतलब कि जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं, सूदखोर होते हैं या कोई धनी व्यक्ति होते हैं, वो गरीबों से काम कराते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी की। मतलब पहले उनके पापा कर रहे हैं तो बाद में उनके बच्चे करेंगे। मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करवाते हैं। तो इस चीज़ को अपराध घोषित कर दिया गया है हमारे भारत के जो संविधान में। आशा करती हूँ को आपको अच्छे से सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।